जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए तैयारी में लगे हुए होंगे। क्योंकि तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, रणनीति पहले से ही बनानी पड़ती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब पता नहीं, क्योंकि जून जुलाई और अगस्त तक शायद भर्ती नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि चुनाव है ना। तो 2024 में चुनाव से पहले पहले एक भर्ती आनी आनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपसे मैं यही कहना चाह रहा था कि आप लगे होंगे। अब देखो, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी आपको कुछ मोटिवेशन करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें बताने के लिए ही मैंने आपको वीडियो बनाई थी। और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आई हैं, लेकिन कुछ कहते हैं अराजक तत्व तो वो भी आए हैं। और कुछ के क्वेश्चंस थे कि भैया भैया बताइए कि सर की एज कितनी मांगते हैं, रिलैक्सेशन उसमें कितना मांगते हैं, और ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा या क्या, कितनी को कट ऑफ जाएगी। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा आज बताने के लिए आया था। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एज में रिलैक्सेशन बता देता हूँ कि एज की मतलब कितनी छूट मिलेगी। देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उसमें लगभग 22, मतलब 18 से 22 रहती है एज, ठीक है ना। और ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी उसमें क्या होता है, 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 5 साल और मिलेंगे, यानी 22 + 5 27 है, ठीक है। 27 साल का उसमें छूट मिलेगी आपको। तो आप जैसे ओबीसी में कैटेगरी में है या जनरल में तो 22 ही रहेगी। तो आप 22 से अगर डाउन है, और उसमें क्या होता है, जैसे डेट आती है कि इस डेट से इतने तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस डेट को भी ध्यान रखेंगे, जैसे आती नोटिफिकेशन आती है तो उससे 18 एज होनी चाहिए और 22 से ऊपर ना हो जनरल के लिए। और ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए उसमें 5 साल का छूट मिलती है, ठीक है। अब रही बात कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो मैं इस बारे में बता देता हूँ कि देखो, अभी जो यूपी पुलिस एक रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी निकली थी, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें क्या किया कि धांधली के चलते हुए, जैसे धांधली हो रही है ऑनलाइन को एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि जैसे यूपीएससी में भी चला था कि क्लिक किया पूरा 2 मिनट में 1 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट। तो उसमें क्या हो रहा था कि हैकिंग वाला सिस्टम बहुत चल रहा था। तो इसको देखते हुए आयोग ने क्या किया है, बोर्ड ने क्या किया कि हाइब्रिड मोड लाने की सोचा है। तो हाइब्रिड मोड क्या होता है कि जैसे आपका क्या रहेगा कि ऑनलाइन आपकी स्क्रीन पर पेपर चलेगा, क्वेश्चन आया और आपको एक ओएमआर दी जाएगी, उसके साथ एक रफ शीट दी जाएगी। रफ शीट तो वैसे ही मिलती है, और उसमें आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो और उस ओएमआर में फिल करना है आपको। तो इसमें और दोनों मोड हो गए आपके, ऑनलाइन भी हो गया ऑफलाइन भी हो गया, ठीक है ना। तो आप ना इसको ऑफलाइन कह सकते हो ना ऑनलाइन कह सकते हो। इसमें देखो कई सुविधा भी हैं, कई नुकसान भी हैं। देखो, सुविधा ये है कि जैसे मान लो जैसे इन्होंने इसको सोच करके बनाया कि चलो हैकर्स जो हैं मान लो पेपर हैक कर लें, लेकिन आंसर की कहाँ से टिक करेंगे, ठीक है ना। ओएमआर तो आपके पास होगी तो सिस्टम में नहीं कर सकते। तो इससे आपको रिलैक्सेशन भी और छुट्टी भी अच्छा भी मतलब रहेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा नुकसान भी है। थोड़ा सा नुकसान ये है कि जैसे आप क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है गोला फिल हो जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आप करोगे। इसमें क्या होता है कि जैसे ओएमआर में भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मतलब ध्यान से भरना पड़ता है। जैसे मान लो 21 क्वेश्चन है तो 21 नंबर का ही क्वेश्चन में गोला भरना पड़ेगा। हालांकि और कोई परेशानी नहीं है और अच्छा है ये। और देखिए, गवर्नमेंट तो आयोग भी यही सोचते हैं कि पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, फिर उन्होंने सोचा कि भाई पेपर आउट होते हैं तो इस चक्कर में ऑनलाइन कर दिया। अब जो जो हैकर्स होते हैं वो अपना वहाँ भी अपना उन्होंने बना लिया कि ऑनलाइन में भी करने लग गए। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन ये हाइब्रिड मोड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होगा, अगर हुआ तो, नहीं तो ऑफलाइन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी बात चल रही है, अगर वो रेडियो ऑपरेटर वाला अगर हाइब्रिड मोड पे होता है तो शायद ये भी बोर्ड हाइब्रिड मोड पे ही कराएगा, ठीक है ना। और तुम्हारा रहा नॉर्मलाइजेशन की बात की, नॉर्मलाइजेशन देखो ऑनलाइन में नॉर्मलाइजेशन होता है। अब वो तो 4 शिफ्ट वैसे भी होती है यूपी पुलिस की, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की कोई टेंशन ना लें कि नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्टों में बहुत शिफ्ट हो जाएंगे ये हुआ, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और बता देता हूँ मैं आपको कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ की पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी आएगी, कट ऑफ कितनी आएगी। तो मैं कट ऑफ की बता देता हूँ। देखो, ये गई थी, ये कट ऑफ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए 49,568 वाली, जो उसमें आई थी, मतलब 41,520 की बात आई थी, 49,568 वाली। तो इसमें जो है जनरल की 185 गई थी, ओबीसी की 172 गई थी,
SC की 145 गई थी, ST की 114 गई थी। अब ये कहोगे कि आप ये पॉइंटों में क्यों आ रहे हैं? पॉइंटों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो ये नॉर्मलाइजेशन का है। लेकिन आपको जो मेन पॉइंट नंबर हैं जैसे 185, 172, 145, 114, इससे आप अनुमान लगा के चलोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट थे, जो वैकेंसी थी 49,500 से लगभग 50,000 थी, और इसमें पास जो किए थे वो 1,23,921 उसमें पास किए थे टोटल स्टूडेंट। तो इसमें थोड़ी बहुत और बढ़ी थी मेरिट, जो फाइनल मेरिट थी, क्योंकि फेल भी हुए थे, फिजिकल में फेल भी हो जाते हैं इसमें काफ़ी, तो इस वजह से। तो अब आपको क्या करना है, देखो इसमें जो मेरिट गई थी वो डाउन इसलिए गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक तो हमारी जो भर्ती थी 41,520 वाली, इससे पहले हुई थी, उसके तुरंत बाद ये आ गई थी। तो एक तो ये था कि कंपटीशन बरकरार था भाई, वैकेंसी आई तो वो उसमें से जो फेल हुए थे थोड़े बहुत नंबरों से, वो कंपटीशन में लगे हुए थे, जो नीचे से तैयारी कर रहे थे वो भी लगे हुए थे। तो इसमें कंपटीशन भी था, लेकिन मेरिट भी डाउन इसलिए कि थोड़ी सी कि वैकेंसी भी पहले फिल हो गई थी, उसमें भी अच्छे चले गए थे, फिर इसमें रह गए थे। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप दोनों ही अनुमान लगा सकते हो, एक अनुमान से काम नहीं चलेगा कि भाई इसमें कंपटीशन भी था तो, लेकिन उसमें वैकेंसी भी तो ऊपर फिल हो गई थी पहले 41,000 वाली, तो इसमें कम रह गए थे, और ये भी वैकेंसी बहुत अच्छी थी, तो ये भी है। तो आप ये ना सोचें कि अरे नहीं कंपटीशन नहीं था। अब इसमें क्या हो गया, जो अब जो आपकी भर्ती आने वाली है 37,557 सुन रहे हैं, तो 757 है शायद, तो अभी सुन रहे हैं इसकी, अगर ये वैकेंसी आती है तो इसमें देख लेना, आप मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन तगड़ा रहेगा, क्योंकि 4-5 साल हो गए कोई वैकेंसी नहीं आई है, और ना कोई इसके बारे में अभी इसके अलावा कोई इतनी बड़ी भर्ती आई है कि उसमें स्टूडेंट्स जैसे लेखपाल है, UPSI इसमें चले गए, लेकिन जो कांस्टेबल लेवल की भर्ती है वो यही आएगी, और काफ़ी टाइम भी हो गया उसमें से बचे हुए, और जो अब नई क्रीम बच्चे हैं, जैसे अब जो किसी ने 12th की है, बीच में जितने भी 12th वगैरह किए उन्होंने, वो भी इसमें लगे हुए हैं, तो इसमें भी कंपटीशन अच्छा रहेगा। तो आप जो है थोड़ा सा इसमें दमखम से लगे रहें, और ये भी नहीं है कि ज़्यादा हाई मेरिट चली जाए। देखो पुलिस की भर्ती में क्या है, थोड़ा सा आप लगे रहो, बस रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलरिटी रखोगे तो आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। कुछ क्या करते हैं, मैंने आपको कल उस वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं कि कुछ दिन पढ़ लिए, फिर बोर हो गए, फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिए, फिर बोर हो गए, फिर पढ़ लिया। थोड़ा डीपली जाया करो इसमें, ठीक है ना। अब जैसे कि जिनका कोर्स हो गया है वो अपना जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या हुआ, जैसे आपका कोई मान लो आपका कोई अनुसूची से मान लो आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो आप क्या करो कि अनुसूची पूरी फिर से रटो, उनको 10-12 अनुसूची हैं तो उनको पूरा डीपली पढ़ लो उनको, तो आपको टॉपिक छूटेगा ही नहीं। उनके विषय आते हैं जैसे 11 में विषय हैं, 29 विषय, और 12 में भी है, मतलब ऐसे ही जो विषय वगैरह हैं उनमें मतलब थोड़ा डीप जा करके इनको भी पढ़ लो। और आपको कोई हिंदी में कोई टॉपिक है जैसे विलोम शब्द आपका नहीं हो पाया कोई, या पर्यायवाची नहीं हो पाया, तो उसके संबंधित जितने भी हैं उनको आप पढ़ो, जिनका कोर्स हो चुका है। और जिनका कोर्स नहीं हुआ है वो अपना ढंग से एक बार कोर्स करें पहले, क्योंकि अभी टाइम है 4-5 महीने 6 महीने अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप ढंग से पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। और ये जैसे आप जो नई तैयारी कर रहे हैं, जो नए कोर्स करेंगे, वो पूरा डीपली कोर्स में पूरा ढंग से घुस करके पढ़ें उसको, तो उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस वजह से इस बात का ज़रूर ध्यान रखोगे। और कुछ कमेंट्स में देख रहा था कि कुछ भाई और बड़े अच्छी कमेंट्स करते हैं, अच्छी क्या मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप भी पढ़ते होंगे इन वीडियोस में के नीचे, मैं इसलिए उनको डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका जवाब उनका फ्यूचर खुद ही देगा उनको, कि हाँ हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ठीक है ना। जब देखो जो चीज़ें जो गलत यहाँ कमेंट करते हैं ना, वो यहीं नहीं, वो हर जगह करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, हर कोचिंग से। अगर वो ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पढ़ते नहीं हैं, वो हर टीचर की बातों पे क्या करते हैं, गलत कमेंट्स करते रहेंगे। उनको नहीं जानते कि यार चलो मान लो हर टीचर परफेक्ट, मैं आपको पूछ रहा हूँ कोई टीचर परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो है उसमें से उसमें जो उनमें से सीखने लगी चीज़ उसको सीख के आप और टीचर से भी पढ़ो। ये थोड़ी है कि आप एक टीचर के पीछे लग गए, उसकी कमियाँ निकालने पड़े। इस चीज़ से क्या होता है कि आपकी कमजोरी बनती है, आप कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो जहाँ से ही मिलता है थोड़ा, जो भी मान लो कोई कमजोर टीचर है तो उससे कम निकाल लेगा, क्रीम निकाल लेगा, लेकिन वहाँ से कोई अच्छी टीचर है वहाँ से भी निकाल लेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट की यही खूबी होती है। और जो ये होते हैं ना जो उल्टी सीधी कमेंट्स करते हैं ये वो, तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। और ऐसा है कि कुछ को देखो मैं बताऊँ, सक्सेस वही बंदा होता है जिसने जो निचला स्तर देखा होता है ना, जैसे गरीबी देखी हो या वो देखा हो, जो कष्ट देखता है ना वही सक्सेस होता है। वो उसके कभी भी ऐसी कमेंट्स करने का टाइम भी नहीं मिलता है, ना कोचिंग में, ना बेचारे को स्कूल में, ना कोई
इस यूट्यूब पे या किसी ऑनलाइन ऐप जो भी पढ़ाई चल रही है उन पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन पर टाइम इतना होता है कि उन्हें कोई काम भी देखने होते हैं भाई अपने घर गुजारे के लिए, और फिर उसके बाद पढ़ना भी होता है, तो वो कभी ऐसी कमेंट्स नहीं करते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं है इतना फालतू बकवास करने का। फालतू बकवास वही करता है जो हराम का मिलता है ना, जिनको हराम का कहते हैं कि घर से मिल रहा है खाने को और उड़ाने को, वही करते हैं गलत कमेंट्स। और जो बाकायदा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो मेहनत करने वाले हैं और लगे पड़े हैं, वो कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। मैं ऐसी ऐसी कंडीशंस देखी हैं, मैंने अभी अपने साथी भी, मैंने भी, और अभी भी मैं देखता रहता हूँ कि अभी लाइफ में ऐसी ऐसी बुरी कंडीशंस आती हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, तुम सिर्फ अकेले होंगे और तुम्हें जब सक्सेस के लिए चलना पड़ेगा। मैं आप बीती बताऊँगा कभी, तो आप भी कहोगे यार। और ऐसी बात नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूँ। मेरे सिलेक्शन के बारे में तो बताया कि मेरा जब यूपी पुलिस में हुआ था तो मैं 3-4 भर्तियों में एक बार हुआ था, एक साथ हुआ था। एसएससी जीडी में हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में, और तुम्हारा यूपी पुलिस 49,568 ये भी, और 41,520 में भी। उससे पहले नेवी भी क्लियर किए, नेवी के भी हुआ, अभी मेरा लेखपाल भी क्लियर हो गया है। तो ये बात नहीं, अब हम लोग हैं ड्यूटी भी देते हैं, पढ़ने भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। पुलिस में और भी गलत कमेंट मिलने को मौका मिलता है हमें, लेकिन वहाँ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिसको अपना फ्यूचर बनाना ना, वो अपना साइड से हट के सुनते सुनाते हुए अपने अपने बस वो टारगेट पे ध्यान रखता है। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, देखो जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं के लिए मैं ये सलाह देता हूँ, और मैं उनको बताता हूँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। क्योंकि बात उसी को सुनानी चाहिए जो तुम्हारी सुने, उसे नहीं कि वो तो आपको पलट के जवाब दे रहा है या उल्टा सीधा। हाँ, हम अगर गलत बोल रहे हैं, मान लो मैंने आपको कोई गलत चीज़ बताई, नहीं बताई, मैं आपको अपने पढ़ने के बारे में बता रहा हूँ, आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो इस बारे में आप गलत कमेंट करो, वो करो, तो ये चीज़ अच्छी लगती है ना। हाँ, आपको अगर मैं कोई गलत चीज़ सिखा रहा हूँ तो आप मेरे को बाकायदा कमेंट कर सकते हो कि सर आप ऐसे ऐसे गलत चीज़ सिखा रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो। अब कोई भी चीज़ है, अब हम तो आपको हकीकत बता रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, ये क्योंकि अपना भी भाई हम एक्सपीरियंस लेकर ही तो बता रहे हैं। अगर ये कमेंट करने, अगर ये शायद हमारी भर्ती में रहे हो, तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप इतने एक्सपर्ट थे तो आप हमारी वाली भर्ती में क्यों नहीं लग पाए, है ना। कुछ कह रहे थे कि आपके टाइम में भर्ती आ गई थी, हमारे टाइम में भर्ती नहीं आ रही है। आपके टाइम में क्यों नहीं भर्ती आई है, ये बताइए। आपके टाइम पे लेखपाल वाली भर्ती आई, आपको लेखपाल में क्यों नहीं किया आपने। अगर आप इतने ही एक्सपर्ट हो, पढ़ने में इतने ही वो हो, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं नहीं रुकता है कि आपके टाइम में भर्ती आ गई थी। हमारे टाइम में कहाँ भर्ती आ गई थी, नेवी की भर्ती आई थी, हम नेवी में एग्जाम दिए थे। मैं तो पुलिस की भर्ती के भी देखना ही था, पहला एग्जाम दिया, पहले एग्जाम में क्लियर हो गया। चलो ऐसा हो कि भाई आप पहले में नहीं हुए तो आपको दूसरी भर्ती बैक टू बैक मिल गई थी, आप इस वजह से सेलेक्ट हो गए दूसरी भर्ती में। मैं पहली भर्ती में सेलेक्ट हुआ 41,000 वाली में। तो ये मत कहिए कि आपके लिए भर्ती नहीं आ रही है, हमारे लिए भर्ती आ गई, आप हवाबाजी करते हैं। ये देखो कि आप, हमें भी तो मेहनत की होगी, तभी तो नहीं सिलेक्शन लिए। आपके लिए यूपीएसआई आया, आपके लिए यूपी लेखपाल आया, एसएससी आया, एसएससी जीडी आया, आपने क्यों नहीं सिलेक्शन लिया। जब आप अगर आप इतनी अच्छी कमेंट करने वाले हो तो आपने इनमें सिलेक्शन क्यों नहीं लिया है। तो इस वजह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इन ऐसी कमेंट्स पर या ऐसी आपकी ऑफलाइन कोचिंग्स होंगी, उन वहाँ भी ऐसे होते हैं, आपको मिलेंगे, आपको कमेंट करने वाले जो पीछे बैठे रहते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं। पीछे हो या आगे हो, मतलब उल्टी सीधी टीचर्स को दबाना, कमेंट्स करना, ऐसे करते हैं वो। तो उन पर ना ध्यान दे करके अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कैसे करना है, ठीक है ना। और मैं आपको देखो सैलरी वगैरह की आप पूछते हैं कि सैलरी सर कितनी आती है आपकी, ये वो, तो मैं आपको एक वीडियो में पूरा सैलरी स्लिप और वो बता दूंगा कि पीएससी में क्या डी एक्स्ट्रा मिलता है और इसमें एचआरए मिलता है, मतलब सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा एक कमेंट्स में। थोड़ा सा मैं भी बिजी रहता हूँ, आपको बताया, तो क्योंकि अभी मैं भी पढ़ने में लगा रहता हूँ कि ड्यूटी देनी है, पढ़ाई भी करनी है, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर मैं आपके साथ भी आता हूँ यूट्यूब पर। तो अब ऐसी फालतू बकवास मैं भी करूं तो मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ना आपके साथ यूट्यूब पे आने के लिए। अब मैं आपको छोटा भाई समझ के या कोई चीज़ सलाह दे रहा हूं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, यूट्यूब पे आकर के मैं आपको बता रहा हूं कोई चीज़, तो आप देखो कट ऑफ बताने से या आपकी एज बताने से इससे क्या होता है कि आपकी क्लियरिटी हो जाती है माइंड में। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो, एज इतनी कम हो, उसमें मांगते हों, क्योंकि डाउट बहुत रहता है, ठीक है ना। अब वो कट ऑफ की मैंने इसलिए बताया कि जैसे कट ऑफ में क्या होता है कि एक अनुमान लेके चलता है इंसान,
आप जो है स्टूडेंट्स हम भी लेके चलते थे पहले, क्योंकि हम पुरानी कट ऑफ देखते थे, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हाँ यार अब कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, यानी हमारा हो सकता है। तो थोड़ा ये चीज़ रहती है और कुछ नहीं कट ऑफ से। कट ऑफ हालांकि नई बनेगी भाई, नई भर्ती है, नई हिसाब से बनेगी कट ऑफ, कोई ऐसा नहीं कि इसी के हिसाब से बनेगी, लेकिन उससे एक अनुमान रहता है और अच्छा फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बताना चाह रहा था कि आप जितने भी हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और कोर्स का आप ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन ले लीजिए, या आप बुक हो तो आप बुक से भी कर सकते हो।